मुंबई की चमकती हुई रोशनियों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। इसी अंधेरे में अनीता की जिंदगी एक ऐसी कहानी में बदलने वाली थी जिसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता था। अनीता की शादी मुंबई के एक पुराने इलाके डोंगरी में राजेश से हुई थी। शादी के दिन सब कुछ ख्वाबों जैसा था। ढोल की आवाजें, सजी हुई बारात और रंग बिरंगे कपड़ों में मेहमान। अनीता के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की रोशनी साफ दिखाई देती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका शौहर एक खतरनाक राज छिपा रहा है। राजेश एक आम क्लर्क नहीं था जैसा वो सबको बताता था। वो कई सालों से जुआ खेलने का आदी था और मुंबई के मशहूर सेठ साहू लाल के पास भारी कर्ज में डूबा हुआ था। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले राजेश ने एक बड़ी शर्त हारी थी और अब उस पर 50 लाख रुपए की अदायगी बाकी थी। सेठ साहू लाल कोई आम आदमी नहीं था। वो मुंबई के सबसे पुराने और मजबूत गैंग महाकाली सिंडिकेट का बड़ा सहारा था। उसके इशारे पर इलाके के कई छोटे बड़े बदमाश और पुलिस अफसर भी झुकते थे। शादी के दूसरे ही दिन राजेश के दरवाजे पर साहू लाल के गुर्गे पहुंच गए। अनीता किचन में चाय बना रही थी जब बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। राजेश, साहू लाल ने बुलाया है, कर्ज वापस कर या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। दरवाजा धड़ाम से खुला तो 3 काली शर्ट्स में आदमी अंदर घुस आए। उनकी आंखों में वहशत और लहजे में धमकी साफ झलक रही थी। अनीता पहली बार उन बदमाश चेहरों को देखकर कांप गई। राजेश पसीने में डूबा खड़ा था, जबान लड़खड़ा रही थी। मैं दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। लेकिन साहू के गुर्गे हंसने लगे। वक्त खत्म हो गया है राजेश, अब या पैसे दो नहीं तो बीवी को छोड़ दो। ये सुनकर अनीता के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के दूसरे दिन ही उसकी कीमत लगाई जाएगी। राजेश के चेहरे पर शर्मिंदगी और कमजोरी साफ थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अनीता के अंदर एक तूफान उठा। दिल में खौफ भी था और गुस्सा भी। जाते जाते उन्होंने धमकी दी, कल शाम तक 60 लाख चाहिए वरना हम खुद फैसला करेंगे। उनके कदमों की छाप कमरे से निकलकर गली में गूंजी और अनीता के लिए एक नया डरावना ख्वाब छोड़ गई। उस रात अनीता ने पहली बार महसूस किया कि मुंबई का शहर, जो हमेशा उसके ख्वाबों में रोशनियों और खुशबुओं से भरा रहता था, दरअसल अंधेरे, धोखे और खतरे की एक दलदल है। वो पूरी रात जागती रही। आंखों के सामने वही मंजर बार बार आ रहा था। शौहर की हारी हुई शक्ल, साहू के गुर्गों की वहशत भरी आंखें और अपनी इज्जत पर मंडराता साया। लेकिन उस रात अनीता ने एक फैसला कर लिया। वो अब सिर्फ एक कमजोर दुल्हन नहीं रहेगी, बल्कि अपनी तकदीर बदलने के लिए लड़ेगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सामने गैंग की ताकत थी और पीछे शौहर की कमजोरी। लेकिन अनीता को अब डर से ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी, और यही हिम्मत आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को मुंबई की सबसे बड़ी लड़ाई में बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज की किरणें अनीता के कमरे की खिड़की से अंदर आईं तो उसके दिल में रात वाला इरादा और मजबूत हो चुका था। लेकिन राजेश की हालत उलट थी। वह बिस्तर पर बैठा बाल पकड़कर रो रहा था और बार बार कह रहा था, अनीता, हम खत्म हो गए हैं। साहू लाल किसी को नहीं छोड़ता। उसके बंदे शेरनी नगर से लेकर बांद्रा तक हर जगह फैले हुए हैं। पुलिस भी उसकी जेब में है। हम भाग भी नहीं सकते। अनीता ने उसे देखा और गहरी सांस ली। पहली बार उसकी आवाज मजबूत हुई। राजेश, अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो कम से कम मेरी हिम्मत मत तोड़ो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इन दरिंदों के आगे नहीं झुकूंगी। राजेश ने हैरानी से उसे देखा, जैसे यकीन न हो कि कल की दुल्हन आज एक लड़ाका औरत बन गई है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक उठे। बाहर एक लड़का खड़ा था जो किसी रेस्तरां का वेटर लग रहा था। उसके हाथ में सफेद लिफाफा था। उसने कहा, ये साहू लाल की तरफ से है। अनीता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, शाम 7 बजे हमारे आदमी आएंगे, फैसला हो जाएगा। यह पढ़ते ही राजेश पसीने से तर हो गया, लेकिन अनीता ने कागज मरोड़ कर फेंक दिया। फैसला मैं करूंगी, वो नहीं। शाम से पहले अनीता घर से निकली और सीधे मुंबई के मशहूर बाजार मोहम्मद अली रोड पहुंची, जहां उसकी सहेली रैना काम करती थी। रैना का भाई उरफान एक छोटे ग्रुप का हिस्सा था जो इलाके में बदमाशों के खिलाफ मशहूर थे। अनीता ने सब बताया तो रैना की आंखें फैल गईं। अनीता, तुम दलदल में फंस गई हो। साहू लाल के खिलाफ जाना मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन अनीता डरी नहीं। उसने कहा, अगर मैं आज न खड़ी हुई तो कल मेरी जिंदगी किसी की लौंडी बन जाएगी। रैना ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मैं उरफान से मिलवाती हूँ, लेकिन ये खेल आसान नहीं है। शाम को अनीता उरफान से मिली। वह दुबला पतला मगर तेज नजर आने वाला लड़का था। 4 दोस्त भी थे जो खुद को लाल पत्थर ग्रुप कहते थे। अनीता की कहानी सुनकर उरफान खामोश रहा, फिर बोला, हम साहू लाल को जानते हैं। वह महाकाली सिंडिकेट का बड़ा खिलाड़ी है। अगर तुम तैयार हो तो हम मदद करेंगे, लेकिन यह रास्ता वापस जाने का नहीं है। या जीत होगी या मौत। अनीता ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं तैयार हूँ। उरफान ने सिर हिलाया, ठीक है, आज रात 7 बजे हम तुम्हारे घर होंगे, लेकिन याद रखना ये लड़ाई तुम्हारी भी है। वक्त तेजी से गुजरा। शाम ढली और 7 बजे अनीता के घर के बाहर 3 कारिंदे आए, काले कपड़े और वहशत भरी आंखें। लेकिन इस बार दरवाजा खुला तो उनके सामने वही कमजोर दुल्हन नहीं थी। उसके पीछे उरफान और उसके 4 साथी खड़े थे। फिजा में सन्नाटा छा गया, जैसे मुंबई की गलियां खुद सांस रोकर देख रही हों। कारिंदों ने तन
तंज भरी हंसी में कहा, क्या अब बीवी ने भी गैंग बना लिया है? अनीता आगे बढ़ी और आंखों में आंखें डालकर बोली, ये मेरा घर है, मेरा फैसला है और अब से मेरी जिंदगी की कीमत कोई दूसरा नहीं लगाएगा। उसके शब्द हवा में गूंज उठे और अगले ही लम्हे मुंबई की रात एक ऐसी जंग की गवाह बनने वाली थी जो अनीता की तकदीर और पूरे इलाके की फिजा बदल देगी। लम्हा लम्हा फिजा भारी होने लगी। अनीता के घर के बाहर खड़ी ब्लैक एसयूवी की हेडलाइट्स ने गली को रोशनी और अंधेरे के खौफनाक खेल में बदल दिया। महाकाली सिंडिकेट के आदमी जो खुद को शहर के बादशाह समझते थे, घमंड भरे कदमों के साथ अंदर घुसे और अनीता को देखा जो अब खौफजदा नहीं बल्कि पूरी इस्तिकामत के साथ खड़ी थी। उरफान और उसके 4 साथी कमर कसकर तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि यह जंग सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसके पीछे दिमाग और हिकमत ए अमली भी चाहिए। अनीता ने उन बदमाशों से पहली बार बिना झिझक कहा, तुम लोग पैसों के पीछे भागते हो, लेकिन अगर मेरी जिंदगी का सौदा करने आए हो तो यह याद रखना कि मैं अपनी इज्जत को किसी कागज या सिक्के के बदले फरोख्त नहीं करूंगी। कारिंदे हंस पड़े। एक ने सिगरेट का कश लिया और उसकी राख फर्श पर झाड़ दी। कहा, बीबी यह मुंबई है, यहाँ सबकी कीमत होती है, तुम्हारी भी। अनीता ने उस जुमले को गहरी खामोशी से सहा, लेकिन अगले ही लम्हे उरफान एक कदम आगे बढ़ा और उस शख्स का कॉलर पकड़ लिया। गली में अचानक शोर मच गया, धक्कम पेल हुई और मिनट भर में मुक्के, धक्के और लोहे की सलाखें चलने लगी। गली के दोनों किनारों पर खड़े बच्चे और औरतें खिड़कियों से यह मंजर देख रही थीं जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन यह फिल्म खून और खौफ से लिखी जा रही थी। अनीता के लिए यह सब एक इम्तिहान था। उसने किचन से लोहे का डंडा उठाया और पहली बार अपने हाथों से वार किया। वह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि वह एक कमजोर लड़की से एक जंगजू औरत बन चुकी थी। सिंडिकेट के आदमी क्षणिक रूप से पीछे हट गए, लेकिन आते हुए धमकी दे गए, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं, अब खुद साहूलाल जवाब देगा। उनके कदमों की आवाज पूरे मोहल्ले पर भारी बोझ बन गई। अनीता और उरफान के ग्रुप ने सुकून की सांस ली, पर वे जानते थे कि यह सुकून ज्यादा देर का नहीं। उस रात वे सब एक छत के नीचे बैठे और प्लान बनाने लगे। उरफान ने कहा, साहूलाल के खिलाफ खड़े होना मतलब पूरे महाकाली सिंडिकेट को चुनौती देना है। हमें समझदारी से चलना होगा। अगर हमने सिर्फ ताकत इस्तेमाल की तो हम हार जाएंगे। हमें उनके राज्य ढूंढने होंगे, उनके कारोबार की जड़ काटनी होगी। अनीता ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि हमला भी कर सकती है। उसी वक्त उसने तय किया कि वह अपने शौहर राजेश को इस जंग में शामिल करेगी, क्योंकि उसके पास चाहे जितनी कमजोरी हो, साहूलाल के बारे में राज जरूर होंगे। अगले दिन अनीता ने राजेश को अपने पास बिठाया और सख्त लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच बताओ, साहूलाल कहाँ से खेलता है, किस पर भरोसा करता है? राजेश ने पहली बार अपनी आंखें झुकाए बगैर कहा, साहूलाल सिर्फ एक सेठ नहीं है, वह मुंबई के पोर्ट पर सामान की गैर कानूनी स्मगलिंग चलाता है। वहीं से उसका पूरा गैंग ताकतवर बना है। उसके पास पुलिस के कई अफसरों की कमजोरियां हैं। वह सबको ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर उरफान की आंखों में चमक आ गई। अगर हम उसकी स्मगलिंग के सबूत हाथ लगा लें तो खेल पलट सकता है, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि पोर्ट पर बंदूकधारी पहरेदार हर वक्त मौजूद रहते हैं और वहां जाने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। अनीता ने शांत मगर दृढ़ आवाज में फैसला किया कि वह खुद वहां जाएगी, क्योंकि अब यह सिर्फ राजेश का कर्ज या उसकी इज्जत की जंग नहीं रही, यह पूरे इलाके की आजादी की जंग बन चुकी थी। तीसरे दिन रात को उन्होंने एक पुरानी जीप निकाली और बंदरगाह की तरफ रवाना हुए। मुंबई की नम गलियां, बारिश से भीगी सड़कें और समंदर की गरजती लहरें, जैसे यह मिशन और भी खतरनाक हो रहा था। अनीता की धड़कन तेज थी पर कदम मजबूत। वह अब एक नई अनीता थी, खौफ से आजाद और बदले की आग में जलती हुई। जैसे ही वे पोर्ट के करीब पहुंचे, दूर से बड़े बड़े कंटेनर और क्रेनों की तेज रोशनी दिखी और वहां बंदूकधारी पहरेदार खड़े थे। उरफान ने इशारा किया, खामोशी से आगे बढ़ो, पर उन्हें पता नहीं था कि साहूलाल को पहले ही खबर मिल चुकी थी। उसने आदमियों को उस रात खास तौर पर तैनात कर रखा था। जब अनीता और उसका ग्रुप कंटेनरों के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ टॉर्चों की रोशनी और बंदूक की नोकें उन पर तान दी गई। एक भारी आवाज गूंजी, अनीता, तुमने सोचा था कि महाकाली सिंडिकेट के खिलाफ चलकर जीत जाओगी, अब खेल खत्म। वह आवाज साहूलाल की ही थी। वह पहली बार सीधे अनीता के सामने था, चेहरे पर घमंड, आंखों में शोले। पल भर के लिए अनीता का पैर डगमगाया, पर अगले ही पल उसने मुट्ठी बांध ली, क्योंकि अब यह लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच फैसला करेगी। के माहौल में समुद्र की लहरें टकराकर अजीब शोर पैदा कर रही थीं। क्रेन की तेज रोशनी कंटेनरों पर पड़कर बड़े बड़े साए बना रही थी और इन्हीं साइयों में अनीता और उसके साथी घिर चुके थे। चारों तरफ बंदूकों की नोकें उन पर तनी हुई थीं और सबकी धड़कनें रुक सी गई थीं। साहूलाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर रही हो। उसने सिगरेट सुलगाई और ठहाके लगाते हुए बोला, अनीता, तुमने सोचा कि कुछ गली के लड़के मेरे सिंडिकेट को हिला देंगे? ये मुंबई है,
है, यहाँ खेलने वाले हम हैं, बाकी सब मोहरे हैं। तुम्हारा शौहर भी हमारा मोहरा था और अब तुम भी हो। अनीता कांपी, फिर भी उसकी आंखों में मुड़कर बोली, मैं ना मोहरा हूँ ना सौदा, मैं तुम्हारे खेल को बेनकाब करूंगी। साहू लाल की आंखों में शोले भड़क उठे। उसने अपने गुर्गों को इशारा किया, इन्हें यहीं खत्म कर दो ताकि दूसरों को सबक मिले। पल भर में बंदूकों की आवाज ने फिजा हिला दी, लेकिन उसी क्षण जोरदार धमाके की गूंज हुई। धुआं और आग के शोलों ने बंदरगाह के एक हिस्से को हिला दिया। सबकी नजरें चौंक उठीं। यह इमरान का प्लान था। उसने पहले से एक पुराने कंटेनर में धमाके का सामान छिपा रखा था। धुएं का फायदा उठाकर अनीता ने चीख कर कहा, दौड़ो, और सब एक दूसरे को घसीटते हुए अंधेरे में भाग निकले। गोलियां चलती रहीं। कई कंटेनर छलनी हुए, पर वे किसी तरह बंदरगाह के पुराने हिस्से में पहुंचे। सांसें फौली हुईं, कपड़े फटे हुए, पर वे जिंदा थे। साहू लाल के चेहरे पर गुस्से की लाली तक आ गई। उसने दहाड़ कर पुकारा, यह औरत अब तक जिंदा कैसे है? और शेरा को आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो, अगले 24 घंटों में उसे खत्म कर दो। शेरा, वह नाम जिसे सुनते ही अंडरवर्ल्ड कांप उठता है। दूसरी तरफ अनीता और उसके साथी एक टूटे गोदाम में छिपे थे। इरफान जख्मी था, कंधे पर गोली की खराश। फिर भी बोला, हमने उनके घेरे से निकलकर साबित कर दिया कि हम नाकाबिले शिकस्त नहीं हैं, पर अब बड़ा वार करना होगा, वरना वे हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। अनीता खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। दिल में उसने माना कि यह जंग सिर्फ बदला नहीं, ये पूरे इलाका के खौफ को तोड़ने की लड़ाई बन चुकी है। उस समय राजेश बोला, आवाज कांपती हुई, पर इरादा नया। मैंने सालों उनके लिए जुआ खेला, पैसे हारे, पर अब मैं उनका राज खोलूंगा। उनके अकाउंट्स, उनके बंदरगाह के जाले कागजात, सब मेरे पास हैं। सब चौंके। अनीता की आंखों में पहली बार अपने शौहर के लिए एहतिराम दिखाई पड़ा। वह जानती थी कि ये सबूत मीडिया या पुलिस तक पहुंचे तो साहू लाल की कमर टूट सकती है, पर समस्या यह थी कि ये सबूत उसके दफ्तर में थे, 4th रोड के शानदार बंगले में, जिसकी हिफाजत शेरा करता था। अनीता ने ठान लिया कि वही रात वह खुद वहां जाएगी, क्योंकि मौका छूट गया तो शायद दूसरी सुबह नसीब न हो। रात के सन्नाटे में गोदाम में सब खामोश थे। बाहर बारिश तेज और बिजली की कड़कती गूंज, जैसे तूफान आ रहा हो। अनीता ने सबको देखा और कहा, कल सुबह फैसला होगा, या हम जीतेंगे या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह अल्फाज दीवारों से टकरा कर गूंजे। सबके दिलों में एक ही सवाल रह गया, क्या वे साहू लाल के जाल को तोड़ पाएंगे, या सुबह होते ही उनका खून मुंबई की बारिश में बह जाएगा? सुबह हुई। मुंबई की सड़कें अंधेरे में भीगी चमक रही थीं, पर यह रोशनी अनीता और उसके साथियों के लिए सुकून नहीं, बल्कि नई आजमाइश की शुरुआत थी। गोदाम में सब खामोश बैठे थे। इरफान ने जख्मी कंधे पर पट्टी बांधी और कहा, अगर हमें वाकई साहू लाल की जड़ काटनी है तो उसके बंगले में घुसना होगा। वहां से वे कागजात निकालने होंगे जो उसकी स्मगलिंग और काले धन के सबूत हैं। राजेश धीमी आवाज में बोला, वह बंगला किला है, हर कमरे पर पहरेदार हैं और बाहर शेरा की टीम रहती है। दिन के वक्त जाना नामुमकिन है, सिर्फ रात ही मौका दे सकती है। अनीता ने सबकी तरफ देखा और निर्भीक लहजे में कहा, तो फिर आज रात हम वहां जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम तक तैयारी हुई। इरफान ने मकामी लड़कों से राब्ता किया ताकि रास्ते में आंख और कान बने रहे। अनीता ने अपनी पुरानी साड़ी छोड़कर काला लिबास पहना, बाल बांधे और चेहरे पर वही सख्ती सजाई जो कल तक अंदर छिपी थी। यह अब वही दुल्हन नहीं थी, यह एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी इज्जत और लोगों के भय दोनों की रक्षा के लिए जंग छेड़ दी थी। रात के 11 बजे जीप पुरानी सड़कों से गुजरी और 4th रोड पर पहुंची। दूर से साहू लाल का बंगला दिखा। ऊंची दीवारों पर तेज लाइटें, गेट पर मसल्लह पहरेदार और हर कोने पर CCTV की निगाहें। इरफान ने इशारा किया, पिछला रास्ता आज काम आ सकता है। ग्रुप ने जीप सुनसान गली में छोड़ी, रस्सी से दीवार फांसी और लॉन तक पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज, हर लम्हा खतरा था। राजेश ने सरगोशी की, दफ्तर ऊपर वाली मंजिल पर है, बाएं कमरा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। तभी राहदारी में एक साया पट्टा, शेरा, लंबा कद, लोहे जैसा जिस्म, हाथ में हॉकी स्टिक, आंखों में खून की प्यास। वह मुस्कराया और बोला, बिल्कुल वक्त पर आए हो, मैं इंतजार कर रहा था। गलियारे में हंगामा फूट पड़ा। शेरा ने एक वार में इरफान को गिरा दिया। साथ ही आगे बढ़े, पर शेरा ने बिजली सी रफ्तार से सबको पछाड़ दिया। अनीता ने सारी हिम्मत जुटाई और लोहे की छड़ से वार किया, पर शेरा ने उसे रोका और दीवार से दे मारा। बाहर मुंबई की रात झांक रही थी और अंदर मौत का खेल शुरू हो चुका था। शेरा ने बाल पकड़कर कहा, साहू लाल ने कहा था तुम्हें जिंदा लाना है, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा ताकि बाकी सबके लिए मिसाल बन जाऊं। अनीता ने आखिरी ताकत से उसके हाथ पर कांटा मारा और चीख कर राजेश को बोली, कागजात अभी। राजेश दौड़ा, अलमारी से फाइल निकाली, पर जैसे ही उसने फाइल छेड़ी, अलार्म बजी। बंगला गूंज उठा और पहरेदार भीतर घुस आए। चारों तरफ हमला हुआ, गोलियां चली, शीशे टूटे, धमाके हुए और वह लड़ाई यहीं से और भी भयंकर होने वाली थी। राजेश फाइल को सीने से लगाए चीखा, मेरे पास सबूत है, पर शेरा उस पर टूट पड़ा। अनीता जख्मी हालत में दौड़ी और अपने शौहर को बचाने की कोशिश की। दोनों के हाथों से फाइल छूटी और फर्श पर बिखर गई। कागजात फिजा में उड़ने लगे। इरफान ने जान पर खेलकर उन कागजात का बड़ा हिस्सा उठाया
और खिड़की से नीचे फेंका, जहां उनका साथी उन्हें समेट ले गया। पर उसी लम्हे शायरा ने उरफान को पकड़कर खिड़की के पास दे मारा। गोलियों की गूंज और चीखों के बीच अनीता के दिल में एक ही ख्याल आया, अगर आज यह फाइल महफूज निकल गई तो कल पूरा मुंबई महफूज होगा। पर अगले ही पल उसके सामने ऐसा मंजर था जिसने उसकी रूह हिला दी। उरफान जमीन पर खून लथपथ पड़ा था और शेरा उसकी गर्दन पर पांव रखकर हंस रहा था। अनीता के आंसू छलक पड़े, पर उसकी आंखों में गुस्से की आग भी भड़क उठी। उसने टूटे शीशे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से शेरा पर झपटा। कमरे में फिर से कोलाहल उठा। पहरेदार अंदर घुसे। फाइल का कुछ हिस्सा बाहर पहुंचा, पर बाकी उनके हाथ में रहा। अनीता जानती थी कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू भी हुई है। होश आते ही उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए। बाहर साहू लाल की गूंजती आवाज आई, तो यह है वह औरत जिसने पूरे सिंडिकेट को चुनौती दी। कल शाम मुंबई की सड़कों पर दिखाऊंगा कि मेरा अंजाम कैसा होता है। अनीता की सांसें तेज हुईं। वह समझ गई कि अब यह सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं, यह पूरे शहर का फैसला है। क्योंकि अगर वह हार गई तो मुंबई हमेशा के लिए महाकाली सिंडिकेट का गुलाम बन जाएगा। अंधेरे कमरे की ठंडी दीवार से टिककर वह नब्ज की रफ्तार सुनने लगी। जंजीरों ने उसके हाथों पर जख्म कर दी थे और कमरे में नमी की बदबू थी। पर सबसे ज्यादा उसे चुभाने वाली आवाजें वे कहकहे थे जो बाहर गूंज रहे थे। साहू लाल और शेरा शराब के जाम ठोक रहे थे, जैसे कोई बड़ी जीत मना रहे हों। अनीता ने उरफान का खून लथपथ चेहरा देखा। आंसू आए, पर अगले ही लम्हे वे आंसू पत्थर बन गए। उसने दिल में कहा, अगर मैं टूट गई तो यह शहर भी टूट जाएगा। बाहर हॉल में साहू लाल ने अपने आदमियों से कहा, कल शाम बंदरगाह पर सबको इकट्ठा करो। मैं अनीता को आवाम के सामने पेश करूंगा और फिर अपनी ताकत दिखाऊंगा। पुलिस को पैगाम जाना चाहिए कि महाकाली सिंडिकेट के खिलाफ जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। शेरा ठहाका लगाकर बोला, मुंबई के हर अखबार की सुर्खी होगी, लोग बरसों तक हमारा नाम सुनकर कांपेंगे। यह सब अनीता ने दीवार के पार से सुना और उसका दिल सांस थाम गया। उसी लम्हे उसने कमरे के कोने से धीमी सरगोशी सुनी। वह उरफान का दोस्त रघु था जो पहरेदारों के लिबास में अंदर घुस आया। वह फुसफुसाया, मेरी आवाज पहचानो, मैं रघु हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ, पर समय बहुत कम है, हिम्मत रखो। अभी जंजीरों की चाबी नहीं है, पर मैं बाहर के साथियों को इशारा दे दूंगा। आज रात हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अनीता के होठों पर पहली बार एक मंद मुस्कान आई, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आ गई हो। उसी समय शहर के दूसरे कोने में राजेश जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा था। जैसे ही उसे होश आया, उसने पुलिस अफसर दीपक शर्मा को पूरी हकीकत सुनाई। दीपक कई दिन से सिंडिकेट पर नजर रखे हुए था, पर ठोस सबूत न मिल सके। अब राजेश के पास बची कुची फाइलें वह पहला बड़ा सबूत थीं। दीपक ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर अनीता जिंदा है तो मैं उसे जिंदा निकालूंगा। कल बंदरगाह पर जो तमाशा साहू लाल करना चाहता है वह उसी के लिए फंदा बनेगा। रात गहरी हुई। गोदाम के पास अनीता के साथी उरफान के जनाजे की तैयारी के साथ एक और जंग की तैयारी में थे। चेहरों पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। रघु का पैगाम पहुंच चुका था। सब जानते थे, अगर आज कदम न उठाया गया तो कल पूरा मुंबई गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। कैद खाना में अनीता ने जख्मों पर हाथ फेरते हुए छत के छोटे सुराख से आती चांदनी को देखा। आहिस्ता बोली, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे आज बचाया तो मैं अपनी सांसों का कर्ज मजलूमों के खून के बदले उतारूंगी। अचानक दरवाजा चरचरा कर खुला। शेरा अंदर आया, हाथ में हॉकी स्टिक, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। वह बढ़ा और बोला, कल तेरे आखिरी दिन है, पर आज मैं तुझे एहसास दिलाने आया हूँ कि तू मेरी क़ैद में है, कोई तुझे नहीं बचा सकेगा। उसने जंजीर खींची और अनीता को जमीन पर पटक दिया, लेकिन अनीता ने उसकी आंखों में डटकर कहा, याद रख, अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। जब निकलेगा तो तेरी हॉकी भी तेरे घमंड की तरह टूट जाएगी। शेरा एक पल रुका, हंसा, दरवाजा बंद कर बाहर चला गया। पर जाते ही एक बार फिर धीमी सरगोशी आई, हिम्मत रखो, आज रात के बाद सब बदलने वाला है। यह रघु था जो फिर करीब आ गया था। इस लम्हे अनीता ने दिल ही दिल में फैसला किया, अब वह कैदी नहीं बल्कि एक सिपाही है। कल का दिन साहू लाल का नहीं, मुंबई का दिन होगा। पर वह अंदाजा भी नहीं लगा सकी कि बंदरगाह पर होने वाला खेल सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की तकदीर बदलने वाला है। सूरज ढल रहा था और मुंबई के बंदरगाह पर हजारों आंखें एक ही मंजर देखने के लिए जमा थीं। समुद्र की लहरें सरखे गरूब में चमक रही थीं और उनकी गरज में एक और गूंज शामिल थी। साहू लाल के सिंडिकेट के कारिंदों की
चीख और पुकार। बड़े बड़े ट्रक और जीपें पोर्ट के गिर्द खड़ी थीं। मशीन गनों से लैस लोग गश्त कर रहे थे और बीच में एक अस्थायी मंच बना था जिस पर जंजीरों में जकड़ी अनीता को घसीट कर लाया गया। साहू लाल काले कोट में सुनहरी चैने पहने सिगरेट का धुआं उड़ाता मंच पर चढ़ा, माइक थामा और हंसते हुए बोला, यह है अंजाम उस औरत का जिसने महाकाली सिंडिकेट को ललकारा। आज मुंबई देखेगा कि जो हमारा कर्ज नहीं चुकाता या हमारे खेल को चैलेंज करता है उसका अंजाम मौत है। भीड़ में खौफ की लहर दौड़ी। कई लोग आंखें झुकाकर खड़े रहे। शेरा मंच के किनारे अनीता को घूर रहा था जैसे पहले से ही अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। पर भीड़ के बीच कुछ चेहरे ऐसे थे जो सिर्फ तमाशाई नहीं थे। रघु, उर्फान के साथी और पुलिस अफसर दीपक के खास लोग भेस बदलकर भीड़ में घुस आए थे। दीपक एक कंटेनर के पीछे छिपा अपनी टीम को वायरलेस पर कह रहा था, जब मैं इशारा दूं गोली चलाना, अनीता को हर हाल में जिंदा निकालना है। अनीता ने आंखें बंद कर फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो भी, अगर बची तो मैं मुंबई के बच्चों को खौफ से आजाद करूंगी। उसके हाथ कांप रहे थे पर नजरें साहू पर टिकी रहीं। साहू ने शेरा को इशारा किया, वक्त आ गया है। शेरा आगे बढ़ा, हॉकी स्टिक घुमाई, पर तभी जोरदार धमाका हुआ। मंच के पीछे रखा एक पुराना कंटेनर फट पड़ा। धुआं और आग ने हजूम को छितरा दिया। हल्ले गुल्ले में रघु ने मौका पहचान कर मंच की ओर लपका और जंजीरों से अनीता को छुड़ाने लगा। साहू चीखा, ये गद्दार कहां से आ गया, पकड़ो उसे। गोलियां चलीं, धुआं और चीखें हर तरफ थीं। दीपक की टीम ने भी वार शुरू किया। पुलिस और सिंडिकेट के गुंडों में फायरिंग भड़क उठी। समुद्र किनारे जंग जैसा मंजर बन गया। आजादी पाकर अनीता ने रघु का हाथ थामा और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, साहू को यहीं खत्म करना होगा। रघु ने देखा, उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, आग थी। उसी लम्हे शेरा फिर प्रकट हुआ, हाथ में लोहे की जंजीर, दहाड़ता हुआ बोला, आज या तो तू बचेगी या मैं। वे आमने सामने खड़े थे। पोर्ट पर गोलियां, धमाके और चीखों के बीच यह लम्हा तारीख बन चुका था। गोलियां और धमाके गूंज रहे थे। फिजा में धुआं, बारूद और खून की बू फैली थी। हर तरफ लोग भाग रहे थे। पर मंच के सामने एक मंजर अलग था। अनीता और शेरा आमने सामने। शेरा के हाथ में लोहे की जंजीर और अनीता के हाथ में रघु द्वारा दिया लोहे का रॉड। दोनों की आंखों में मौत और जिंदगी की बाजी लगी हुई थी। शेरा ने जंजीर को हवा में घुमाकर जोर से अनीता पर फेंका। वह जमीन पर लुढ़क गई, लेकिन अगले ही लम्हे उठकर उसने रॉड घुमाकर शेरा के बाजू पर मारा। शेरा धाड़ता हुआ पीछे हटा। खून बहने लगा, लेकिन उसके घमंड में कमी न आई। वह गरजा, औरत, तुम समझती हो कि मुझ जैसे आदमी को शिकस्त दे सकती हो? मैं ही इस शहर का शेर हूँ। अनीता ने पसीने और खून से डूबा चेहरा साफ किया और चिल्लाकर कहा, शेर वह होता है जो कमजोरों का साथ दे, न कि उनको मारकर अपनी ताकत जताए। तुम दरिंदा हो, इंसान नहीं। ये कहकर उसने फिर वार किया। दोनों के वार एक दूसरे से टकरा रहे थे। चिंगारियां निकल रही थीं और हर वार में मुंबई की तकदीर झलक रही थी। इसी दौरान रघु, जो अनीता को आजाद कराने आया था, पीछे से गोली का निशाना बन गया। उसके कंधे में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से पहले उसने चीख कर कहा, अनीता, ये लड़ाई बंद कर, वरना ये लोग सबको मिटा देंगे। उसकी चीख अनीता के दिल में बिजली बनकर गिरी, लेकिन वह जानती थी कि अगर अभी हिम्मत हार गई तो रघु की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस अफसर दीपक और उसकी टीम सिंडिकेट के गुंडों से सख्त मुकाबला कर रहे थे। कई गाड़ियां जल रही थीं और मशीन अग्नों की गड़गड़ाहट से पोर्ट की जमीन कपकपा रही थी। पर साहू लाल, जो सबका मास्टरमाइंड था, एक खुफिया टनल के जरिए स्टेज के नीचे से निकलने लगा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, चालाकी थी। वह बड़बड़ाया, ये सब मेरा ड्रामा था, असल खेल अभी बाकी है। अनीता और शेरा की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। शेरा ने अनीता को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर जंजीर कस दी। अनीता की सांसें रुकने लगी, आंखें पत्थर जैसी हो गईं। शेरा कहकहा मारकर बोला, तेरी कहानी खत्म। पर उसी लम्हे अनीता ने आखिरी हिम्मत जमा की और रॉड घुमाकर शेरा के चेहरे पर मारा। जंजीर डीली पड़ गई। शेरा लड़खड़ाया और स्टील के फ्रेम से जा टकराया। खून के फव्वारे के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। हजूम ने यह मंजर देखा तो शोर मच गया। कई सिंडिकेट के गुंडे डर कर पीछे हट गए। अनीता हांफती हुई खड़ी हुई, पर उसकी आंखें साहू लाल को ढूंढ रही थीं। अचानक उसने देखा कि स्टेज के नीचे से एक खुफिया दरवाजा खुला और साहू लाल अंदर गायब हो गया। दीपक ने यह सब नोट किया और अपनी टीम को चिल्लाकर कहा, टनल चेक करो, वह भाग रहा है। पर उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा शोलों में लिपट गया। जमीन लरज गई और अफरातफरी फैल गई। अनीता धुएं में खड़ी यही सोच रही थी, अगर साहू लाल इस धमाके के साथ निकल गया तो ये सब कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। उसका दिल आग और धुएं में उलझा हुआ था, फिर भी एक ही अज़्म था, साहू लाल को हर हाल में खत्म करना है। टनल तंग और अंधेरा था। दीवारों पर नमी बह रही थी और छत से पानी टपक रहा था। अनीता ने हाथ में जलती मशाल ली और आगे बढ़ी। कुछ ही फासलों पर जूतों की आवाजें गूंज रही थीं। यह साहू लाल था, अपने दो करीबी गुंडों के साथ तेज तेज कदम बढ़ाते हुए। उसने मुड़कर देखा और अनीता को आते पाकर हंसा, वाह औरत, तुम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। पर याद रखो,
जो शेर अपने बिल में छिप जाए उसे निकालना नामुमकिन है। अनीता दंदनाने वाले लहजे में बोली, शेर तुम तो एक गीदड़ हो जो अंधेरे में छिपकर भागता है। मैं तेरे हर बिल को आग लगा दूंगी। यह सुनकर साहूलाल के आदमियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां टनल की दीवारों से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। अनीता ने खुद को एक स्तंभ के पीछे छिपाया और जैसे ही फायरिंग रुकी वह कूदकर एक गुंडे पर चढ़ गई। हाथापाई में उसने मशाल सीधे उसके चेहरे पर रोक दी। वह चीखता हुआ अंधेरे में गिर पड़ा। दूसरा गुंडा आगे बढ़ा, पर वहीं दीपक और उसकी कमांडो फोर्स के 2 जवान टनल में घुस आए। गोलियों की बारिश हुई और वह दूसरा गुंडा भी ढेर हो गया। अब टनल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनीता और साहूलाल। वह पीछे हटता हुआ एक भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचा जो टनल से सीधे शहर के पुराने इलाके में खुलता था। उसने तेजी से दरवाजा खोला और निकल पड़ा। अनीता और दीपक उसके पीछे दौड़े। बाहर निकलते ही वे मुंबई के पुराने डॉकयार्ड में पहुंचे जहां खाली गोदाम और टूटी फूटी मशीनें पड़ी थीं। हवा में समुद्र की बांसी बू और बारिश की नमी घुली हुई थी और अंधेरों में बिजली की कड़क इस पीछा को और खौफनाक बना रही थी। साहूलाल एक पुराने क्रेन पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, मैं मरने वालों में से नहीं। अगर तुम करीब आए तो पूरे डॉकयार्ड को बारूद से उड़ा दूंगा। अनीता ने ऊपर देखा। क्रेन के केबिन में कई ड्रम रखे थे जिन पर एक्सप्लोसिव्स लिखा था और साहूलाल के हाथ में रिमोट था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। दीपक ने धीरे कहा, यह पागल पूरा शहर भी उड़ा सकता है। अनीता ने ठंडे लहजे में कहा, यह पागल तब तक नहीं रुकेगा जब उसे जमीन पर गिराकर हमेशा के लिए खत्म न कर दिया जाए। बारिश तेज हो गई। साहूलाल की आवाज गूंजी, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे रास्ता दे दो वरना सब जलकर राख हो जाओगे। अनीता चीख कर बोली, साहूलाल मुंबई का खून तेरे हाथों से नहीं बहेगा। आज फैसला होगा, या तो तुम जिंदा नहीं रहोगे या मैं। यह कहकर वह क्रेन की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। गोलियों की बौछार हुई। लोहे की सीढ़ियों पर चिंगारियां छिड़कने लगीं, पर वह रुकी नहीं। उसके जहन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, साहूलाल को हर हाल में खत्म करना है। साहूलाल ने गुस्से में रिमोट का बटन दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। अनीता ने ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, यही तलाश रही थी मुझे। दीपक ने पहले ही तेरे बारूद को नाकारा बना दिया है। साहूलाल की आंखों में हैरानी और गुस्से की आग एक साथ भड़क उठी। वह अनीता पर झपट्टा और दोनों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो गई। कभी लोहे की छड़ियां, कभी क्रेन की छत पर लड़खड़ाते हुए। नीचे बारिश में भीगी जमीन मौत की तरह उनका इंतजार कर रही थी। एक लम्हे में अनीता ने अपने पूरे वजूद की ताकत जमाकर साहूलाल को पीछे धकेल दिया। वह धाड़ता हुआ नीचे गिरा और जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अनीता थकी हुई सांसें लेती बारिश में भीगती क्रेन की छत पर खड़ी थी। दीपक ने नीचे से ऊपर देखकर कहा, यह वही औरत थी जिसने पूरे शहर को बचाया। अनीता की आंखों से आंसू बरसते हुए बरसात में मिल गए। उसने आसमान की तरफ देखकर उरफान की याद में कहा, यह जीत तेरी कुर्बानी का नतीजा है। पूरे शहर में खबर फैल गई कि भय और दहशत का सौदागर साहूलाल खत्म हो चुका है। लोग खुशी से झूम उठे। अनीता के दिल को सुकून मिला, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। जंग जीतने वाले अक्सर अपने प्यारे खो देते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये सनसनीखेज और जज्बाती दास्तान? आप देख रहे थे कहानी एक्सप्रेस हिंदी उर्दू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली नई कहानी आप तक पहले पहुंच सके। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी की दूसरी कास्ट भी बनाई जाए जिसमें अनीता की नई जद्दोजहद और नया दुश्मन सामने आए? अगर हाँ तो कमेंट में अभी 2 लिख दें ताकि हमें पता चले कि आप कितना इंतजार करते हैं।